नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या जिसे हम SOM भी कहते हैं, उसकी तैयारी के बारे में। मतलब एक ऐसी पक्की स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे हम उन टॉपिक्स पर फोकस कर सकें जिनसे सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि एसओएम का एग्जाम तो मानो कोई पहाड़ है जिसे पार ही नहीं किया जा सकता। और ऐसा सोचना मैं कहूंगी बिल्कुल नॉर्मल है, खासकर तब जब पता हो कि पेपर मुश्किल आने वाला है। लेकिन देखिए, एक सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल्स तो इसमें भरे पड़े होते हैं, पर सबसे पहली चीज क्या है? घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और बस यही हमारी तैयारी का पहला कदम है। पैनिक की जगह हमारे पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। तो ये है हमारी 6 हिस्सों की स्ट्रैटेजी। पहले हम समझेंगे कि चैलेंज क्या है, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन से अपनी नींव पक्की करेंगे। इसके बाद टॉर्जन, कॉलम्स और बेंडिंग जैसे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को देखेंगे और आखिर में एक फाइनल गेम प्लान पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक चीजों से जो पूरी बिल्डिंग की नींव है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। सबसे पहले आता है स्ट्रेस। आसान शब्दों में समझें तो जब हम किसी चीज पर बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वो चीज अंदर से उस फोर्स को झेलने के लिए एक रेजिस्टेंस पैदा करती है। बस उसी अंदरूनी रेजिस्टिंग फोर्स को पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहते हैं। फॉर्मूला एकदम सीधा है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और उस स्ट्रेस की वजह से मटेरियल की शेप या साइज में जो बदलाव आता है उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। मतलब ये कि वो चीज कितनी खिंच गई या दब गई। अब इन दोनों को जोड़ने वाली सबसे जरूरी कड़ी है हुक्स लॉ। ये नियम कहता है कि एक लिमिट के अंदर स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ जो ई है वो है यंग्स मॉड्यूलस, जो बताता है कि कोई मटेरियल कितना सख्त है। ई के अलावा दो और जरूरी इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, जी यानी शेयर मॉड्यूलस जो शेप बदलने से रोकता है, और के यानी बल्क मॉड्यूलस जो वॉल्यूम बदलने से रोकता है। इन तीनों के बीच का रिश्ता समझना भी बहुत काम आता है। चलिए अब आते हैं हमारे पहले हाई यील्ड टॉपिक पर, यानी टॉर्जन। ये एक ऐसी यूनिट है जो समझने में आसान है और इससे न्यूमेरिकल पक्का आता ही आता है। और ये रही टॉर्जन की मास्टर इक्वेशन। यकीन मानिए लगभग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बस इसी एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। ये टॉर्क, मटेरियल की प्रॉपर्टीज और उससे पैदा होने वाला स्ट्रेस, इन सबको एक साथ जोड़ता है। और हाँ, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ये देखिए, ये क्लासिक न्यूमेरिकल है जो हर दूसरे साल एग्जाम में दिख ही जाता है। एक सॉलिड शाफ्ट को एक हॉलो शाफ्ट से रिप्लेस करना है। करना बस इतना है कि दोनों के टॉक वाले फॉर्मूले को आमने सामने रखकर बराबर कर देना है और फिर हॉलो शाफ्ट की डायमेंशंस निकाल लेने हैं। इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करना मतलब पक्के नंबर। अब देखते हैं कि कैसे सिर्फ थ्योरी और कुछ फॉर्मूले रटकर भी सीधे सीधे नंबर बटोरे जा सकते हैं, खासकर कॉलम्स और थ्योरीज ऑफ फेलियर वाले चैप्टर से। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये 4 मेन फेलियर थ्योरीज हैं। इनको याद करना ही करना है। इन पे सीधे सवाल आते हैं कि बताओ भाई, ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी अच्छी है और डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी। कॉलम एनालिसिस की बात करें तो ये दो फॉर्मूले ही सब कुछ हैं। यूलर्स फॉर्मूला लंबे और पतले कॉलम्स के लिए है, वहीं रैंकिन्स फॉर्मूला ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि ये छोटे और लंबे दोनों तरह के कॉलम पे काम करता है और बकलिंग और क्रशिंग दोनों को कंसिडर करता है। और हाँ, ऑयलर का फॉर्मूला लगाते वक्त इक्विवेलेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ नहीं, बस कॉलम के एंड्स कैसे हैं, फिक्स्ड हैं, फ्री हैं या हिंज्ड हैं, उसके हिसाब से उसकी असरदार लंबाई होती है। अब बारी है उस यूनिट की जिसे ज़्यादातर लोग सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक मानते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी हो तो इसे भी हैंडल किया जा सकता है। बेंडिंग को सबसे खतरनाक यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, दूसरा इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, और तीसरा इसे समझने के लिए आपके बेसिक्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये है बेंडिंग की सबसे ज़रूरी इक्वेशन, और इसको याद रखने का एक मज़ेदार तरीका भी है। mi/i को पढ़िए mi, e/r को इंजीनियर और सिग्मा/y को स्ट्रेस y। तो क्या बना? mi एन इंजीनियर देन y स्ट्रेस। बस ये एक लाइन आपको ये फॉर्मूला कभी भूलने नहीं देगी। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, ये इस यूनिट की जान है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले बीम का टाइप देखो, सपोर्ट रिएक्शंस निकालो और फिर उन वैल्यूज के हिसाब से SFD और BMD प्लॉट कर दो। कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए तो इनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो ठीक है,
अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे समेटकर एग्जाम के लिए एक फाइनल एक्शन प्लान बनाते हैं। ये नंबर अपने आप में सब कुछ कह रहा है। एसओएम के पेपर में लगभग 50% या उससे भी ज़्यादा वेटेज न्यूमेरिकल्स का होता है। इसका सीधा मतलब है प्रैक्टिस कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो ज़रूरी है, कंपल्सरी है। और ये रही आपकी लास्ट मिनट की रिवीजन चेकलिस्ट। ये सारे फॉर्मूले, ये डायग्राम्स, ये थ्योरीज, डेरिवेशंस और डेफिनेशंस बिल्कुल रटे होने चाहिए। और हाँ, हर जवाब में सही ऐसा यूनिट्स लिखना कभी मत भूलना। इन छोटी छोटी चीज़ों के भी नंबर होते हैं। आखिर में बस एक बात याद रखनी है, हमारा लक्ष्य सब कुछ जानना नहीं है। हमारा लक्ष्य है ये जानना कि क्या चीज़ सच में मायने रखती है। अगर हम सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करें जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं।